अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की क्लास में हम देखेंगे कि इलस्ट्रेटर में अरेंज किस तरह से करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अरेंज किस तरह से किया जाता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपके डॉक्यूमेंट को देखने के लिए, नेविगेशंस किस किस तरह से की जाती हैं। और तीसरी चीज़ हम जो देखेंगे वो होगी कि हम इमेजेस को प्लेस किस तरह से करते हैं। सो चलते हैं सॉफ्टवेयर पे और देखते हैं ये किस तरह से काम करते हैं सब चीज़ें। ओके, सो सॉफ्टवेयर में ये मैंने पहले से एक इलस्ट्रेशन बना के रखी हुई है अरेंजमेंट के लिए। सो ये मेरे पास 4 शेप्स हैं। इनमें से सबसे ऊपर जो आपको शेप नज़र आ रही होगी वो रेड वाली होगी। सो अरेंजमेंट बेसिकली क्या होती है कि आपकी जो शेप्स हैं वो किस अरेंजमेंट से रखी हुई है, कौन सी शेप ऊपर है, कौन सी शेप नीचे है, कौन सी शेप जो है वो बीच में रखी हुई है, उसको आप ऊपर करना चाहते हैं या पीछे लाना चाहते हैं, पीछे करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अरेंजमेंट का ऑप्शन। तो जो भी आपने शेप्स बनाई हुई हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी बनाई हुई शेप है वो सबसे पीछे चली जाए, तो आप सबसे ऊपर या जहाँ पर भी शेप, लाइक ये येलो वाली शेप रखी हुई है, ब्लू वाली शेप रखी हुई है, मैं चाहता हूँ कि ये शेप बिल्कुल पीछे चली जाए, मतलब ये येलो के भी पीछे चली जाए, ग्रीन के भी पीछे चला जाए। तो मैं इस ब्लू वाली शेप को सिलेक्ट करूँगा और राइट क्लिक करके यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन मिलेगा अरेंज का, और अरेंज में जाके मैं यहाँ से ऑप्शन चूज़ कर लूँगा ब्रिंग टू फ्रंट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड या बैक। तो मुझे अगर बिल्कुल पीछे लेकर जाना है इस शेप को, तो मैं यहाँ से जाके सेंड टू बैक का जो ऑप्शन है वो मैं चूज़ कर लूँगा। तो देखें ब्लू जो है वो रेड के भी पीछे चला गया, येलो के भी पीछे चला गया और यहाँ से ग्रीन के भी पीछे ये जा चुका है। सो मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ 2 दफ़ा। सो ये वापस आ जाएगा अपनी जगह पे। इसी तरह से मैं रेड को बिल्कुल पीछे रखना चाहता हूँ तो मैं रेड पे राइट क्लिक करूँगा एंड अरेंज में जाके यहाँ से सेंड टू बैक कर दूँगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये तीनों शेप्स के पीछे जा चुका है। सेम इसी तरह से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ग्रीन को सिलेक्ट करते हैं, ग्रीन को सिलेक्ट करके मैं राइट क्लिक करता हूँ और अरेंज से जाके ब्रिंग टू फ्रंट कर देता हूँ। ब्रिंग टू फ्रंट क्या करता है? ब्रिंग टू फ्रंट जो है वो आपका जितनी भी शेप्स होती हैं या जितनी भी उस लेयर के अंदर सब लेयर्स होती हैं सबके ऊपर आ जाता है इस तरह से। तो बैक जो है, सेंड टू बैक का ऑप्शन काम करता है बिल्कुल पीछे ले जाने के लिए शेप को, और ब्रिंग टू फ्रंट का जो ऑप्शन होता है वो काम करता है बिल्कुल ऊपर लाने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि जैसे ये 2 शेप्स हैं, मैं इन दोनों को इसी अरेंजमेंट में रखूं, यानी ब्लू ऊपर है, येलो जो है वो पीछे रहे, लेकिन ये दोनों रेड के ऊपर आ जाए, तो मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगा। एक को सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके दूसरी वाली सिलेक्ट की और राइट क्लिक करके मैं यहाँ से ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट। तो ये दोनों अपनी वही अरेंजमेंट रखेंगे क्योंकि मैंने दोनों को सिलेक्ट किया हुआ है, और ये दोनों जो है वो फ्रंट पे आ जाएंगी, यानी बाकी तमाम शेप्स के ऊपर ये आ जाएंगे। सेम इसी तरह से मैं राइट क्लिक करता हूँ, अरेंज में जाता हूँ और यहाँ से सेंड टू बैक सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो सेंड टू बैक का ऑप्शन क्या काम करता है कि ये बिल्कुल पीछे उस अरेंजमेंट में शेप्स को ले जाएगा। सपोज़ मैं यहाँ पे कोई एक बैकग्राउंड लगाना चाहता हूँ और बैकग्राउंड के लिए मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया। यहाँ से मैंने एक बॉक्स क्रिएट किया और इस बॉक्स के साथ मैं इसका जो कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ। लाइक मैंने यहाँ से लाइट ग्रे कर दिया और इसका जो आउटलाइन का कलर है वो मैं डार्क ग्रे करता हूँ। अब ये जो बॉक्स मैंने बनाया है, इस बॉक्स को मैं पीछे ले जाना चाहता हूँ। ये जो लेयर्स मतलब जो मैंने शेप्स बनाई हुई थी उनके पीछे मुझे ले जाना है। तो मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से जाके अरेंज का ऑप्शन है, अरेंज के ऑप्शन से मैं इसको सेंड टू बैक कर दूँगा। सो मैं जैसे ही सेंड टू बैक प्रेस करूँगा तो ये तमाम जो मेरे पास शेप्स हैं उनके पीछे ये शेप चली जाएगी। एक और काम मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ कि सपोज़ एक बैकग्राउंड मेरे पास है, मैं एक और बैकग्राउंड यहाँ पे बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक और बैकग्राउंड बनाया, इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। इसका कलर मैंने थोड़ा ज़्यादा लाइट कर दिया और इसके स्ट्रोक का कलर भी मैं थोड़ा सा ज़्यादा डार्क कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें प्रॉब्लम क्या है। मैं अगर इसको राइट क्लिक करके अरेंज सेंड टू बैक करता हूँ तो सेंड टू बैक करने से ये इन शेप्स के पीछे नहीं, इन शेप्स के पीछे तो गई लेकिन इस बड़ी वाली शेप के पीछे भी चली गई वो शेप। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हैं कि जब मुझे पता है कि ये वाली शेप, मतलब ये जो मैंने ये छोटी वाली शेप बनाई है ये बड़ी वाली शेप के ऊपर ही रहे, लेकिन ये जो बाकी की जो शेप्स बनी हुई हैं उनके पीछे चली जाए, तो मैं इस ऊपर वाली शेप को सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट प्रेस करके बड़ी वाली शेप को सिलेक्ट करूँगा। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं राइट क्लिक करूँगा, अरेंज में जाऊँगा और यहाँ से जाके मैं ऑप्शन चूज़ कर लूँगा सेंड टू बैक का। तो वो दोनों ऑब्जेक्ट्स अपने
रिलेशन में जैसे वो अरेंज वो हुए में एक के ऊपर एक वैसे ही रहेंगे, लेकिन वो बाकी तमाम शेप्स के पीछे चले जाएंगे अगर आप सेंड टू बैक कर देते हैं तो। अच्छा, तो ये दो ऑप्शन है हमारे पास, सेंड टू बैक या ब्रिंग टू फ्रंट। बाकी के दो ऑप्शन हैं वो क्या काम करते हैं, देखें मैं इस वाली शेप को सिलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करके यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड। फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या करते हैं, फ्रंट और बैक आपको समझ में आ गया होगा। फ्रंट क्या करता है, बिल्कुल ऊपर ले जाता है शेप्स को, बैक बिल्कुल पीछे ले जाता है। फॉरवर्ड जो है वो सिंगल स्टेप्स करके एक बार ऊपर लेकर आएगा, यानी एक बार मतलब उसके ऊपर जो है वो ग्रीन रखा हुआ था तो वो ग्रीन के ऊपर ले आया। मैं दोबारा से राइट क्लिक करता हूँ, अरेंज ब्रिंग फॉरवर्ड किया तो एक बार फिर ऊपर आ गया येलो के, और इस तरह एक और बार मैं करता हूँ उसको ब्रिंग फॉरवर्ड तो एक बार फिर से वो ब्लू के ऊपर आ गया, ठीक है। और इसी तरह से मैं एक और बार कर देता हूँ, अगर सेंड बैकवर्ड तो बैकवर्ड क्या करता है, सिंगल टाइम एक बार पीछे लेकर जाएगा और अगेन एक बार पीछे से ले गया, और इसी तरह से सेंड बैकवर्ड एक और दफ़ा पीछे ले जाएगा, सही। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हम जब डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो हम ब्रिंग टू फ्रंट या सेंड टू बैक को यूज़ कर रहे होते हैं। फॉरवर्ड और बैकवर्ड हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। उसका रीज़न ये होता है, देखें यहाँ पर तो मैंने सारी जो शेप्स थी वो अरेंजमेंट के लिहाज से एक के ऊपर एक रखी हुई आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन जब आप एक डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि डिज़ाइन जो है हमेशा ओवरलैप करके बन रहा हो। सपोज़ आपने मैं आपको बताता हूँ, तो सपोज़ आपने ये डिज़ाइन बना दिया, ओके। सो देखिए मैंने 4 शेप्स बनाई और मैं ये चारों अभी इस पूरे लेयर के पूरे चारों ऑब्जेक्ट्स के पीछे, तो मैं राइट क्लिक करके इन सबको ऊपर ले आता हूँ, ब्रिंग टू फ्रंट, सही है। अब मैं यहाँ से ग्रीन वाली शेप को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करके इसको कहता हूँ अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट। अब देखें चारों भी मैं फ्रंट पे कर चुका हूँ और ये फ्रंट पे मैं ले आया, इसका मतलब ये वाली जो शेप है इन चारों के भी ऊपर मौजूद है, ठीक है। अब अगर मैं देखें मेरे हिसाब से तो देखें लेयर्स बनी हुई हैं तो ये ओवरलैप इन तीनों के ऊपर हो रहा है, तो मैं इसको रेड के ऊपर रखता हूँ, मैं चाहता हूँ रेड के पीछे चला जाए। सो मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से अरेंज से जाके अगर मैं इसको सेंड बैकवर्ड करता हूँ तो देखें रेड के पीछे नहीं जा रहा, क्योंकि ये इन चारों में से किसी एक के पीछे चला गया होगा। सो आप देख सकते हैं इसके भी पीछे नहीं गया, इसके भी नहीं गया, इसके भी पीछे नहीं, इसके पीछे चला गया, ठीक है। सो इसलिए हम जब भी काम करते हैं, अब सपोज अगर आपको रेड ग्रीन के ऊपर लाना है तो आप बजाय ग्रीन को बैकवर्ड करने के आप रेड को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें और इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर दें, क्योंकि हमें नहीं पता जो बाकी की जो साइड में दूसरी शेप्स बनी हुई है वो कितने ऊपर और कौन सी ऊपर है कौन सी पीछे, इसलिए हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो हम ब्रिंग टू फ्रंट या सेंड टू बैक को हम यूज़ कर रहे होते हैं अपना काम करने के लिए। सो ये होती है अरेंजमेंट, बहुत आसान सी चीज़ है, मैं इन सब चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ। सो नेक्स्ट हमारे पास होता है नेविगेशन। सो नेविगेशन करने के लिए, नेविगेशन बेसिकली होती क्या है, नेविगेशन के लिए मैं यहाँ पे आपको कुछ शॉर्टकट कीज़ बता रहा हूँ। देखिए नेविगेशन बेसिकली ये होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपके डॉक्यूमेंट को देखने के लिए। तो नेविगेशन का मतलब है कि आपको कभी ऐसा होता है कि आपको अपना डॉक्यूमेंट जो है वो जूम इन करना पड़ सकता है, कभी ऐसा होता है कि आपको जूम आउट करना पड़ सकता है, कभी ऐसा होता है कि आपको जो है अपना पेज जो है वो फिट करके देखना है, सपोज ये पेज मुझे फिट करके देखना है, या कभी ऐसा हो सकता है कि आपको सारे पेजेस फिट करके देखना है। तो मैं यहाँ पे वो कीज़ आपको बता रहा हूँ जो आपके यूजेज में आएंगी। तो सबसे पहले देखें इन कामों के लिए हमारे पास यहाँ पे टूल्स अवेलेबल होते हैं। वैसे तो जैसे लाइक ये जूम टूल है तो ये आपको जूम करके दे देगा, इसी तरह से नेविगेशन के लिए हैंड टूल मौजूद है तो यहाँ से ये हैंड टूल ऐसे यूज़ करके आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास विंडो में जाके एक नेविगेटर पैनल भी मौजूद होता है। नेविगेटर पैनल पे मैं जाता हूँ तो नेविगेटर पैनल आपको जूम इन जूम आउट करके दिखा सकता है, बता सकता है कि आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं, इसको आप नीचे ऊपर करके ऐसे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन सब डिज़ाइनर्स का अपना अपना तरीका होता है यूज़ करने का। सो मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ, मुझे यहाँ से यूज़ करना अच्छा नहीं लगता। आपको अगर अच्छा लगे तो आप यहाँ से बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। जैसे मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इंटरफेस हमारे आपके अपने मुताबिक होता है, क्योंकि आपका एक रिलेशन बन जाता है जब आप कोई सॉफ्टवेयर के साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी के रोज़ाना के 8-8 5-5 घंटे गुजार देते हैं। बहुत सारे लोग 12-12 घंटे बैठ के, बहुत सारे लोग 18-18 घंटे बैठ कर सॉफ्टवेयर पे काम करें तो उनकी एक आदत बन जाती है।
तो एज अ डिज़ाइनर आपकी भी एक आदत होनी चाहिए, मेरी भी आदत है, बट मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको सारे तरीके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर आप जूम इन करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे टूल अवेलेबल होता है। टूल से हम क्यों नहीं काम कर रहे? देखें, टूल का मतलब ये है कि अगर मुझे मैं यहाँ से कोई स्टार बना रहा हूँ, तो मैंने जूम कर लिया, अब मुझे बराबर में जाना, तो मैं यहाँ से पहले टूल चेंज करूँ, फिर मैं इसको मूव करवाऊँ कि भाई मुझे यहाँ स्टार बनाना था, फिर मैं दोबारा स्टार टूल पर जाऊँ और फिर मैं दोबारा यहाँ ला के स्टार्स क्रिएट करूँगा। तो उससे बेहतर ये है कि हमें हर सॉफ्टवेयर, जब भी आप कोई डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो कोई भी सॉफ्टवेयर होता है वो आपको कुछ टेम्परेरी कीज़ दे रहा होता है। सो मैं यहाँ पे आपको टेम्परेरी कीज़ बता रहा हूँ, जूम इन की, जूम आउट की, ये कुछ कीज़ होंगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी आपको आदत होनी चाहिए, इसको याद रखना है आपने। तो सबसे पहले जूम इन करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका कि आप जो है वो कंट्रोल प्लस प्रेस करें। मैं नया वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, इसमें इन्होंने एक अच्छा काम कर दिया है कि आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें। ये स्टार या ये छोटा वाला स्टार मुझे जूम करके देखना है, तो मैंने इस स्टार को सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से आप कंट्रोल प्लस 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 प्लस, ये कंट्रोल प्लस आप प्रेस करेंगे तो आप जो है वो उस ऑब्जेक्ट को जूम करके देख सकते हैं। बट प्रीवियस वर्जन की हम बात करें अगर, तो उसमें ऐसा नहीं होता था। उसमें आपने चाहे कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया हुआ भी हो, तब भी वो पेज का या स्क्रीन का जो सेंटर होता था उसको जूम इन करता था। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर में बहुत आसानी कर दी गई कि आप सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें जो आपको जूम करके देखना है, और सिंपली आप कंट्रोल प्लस 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 प्रेस करेंगे और कंट्रोल माइनस 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 प्रेस करेंगे तो ये जूम आउट कर देगा। मैं यहाँ पे की लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ 3 कीज़ आपको जूम इन और जूम आउट की बता रहा हूँ। कंट्रोल प्लस, और जूम आउट करने के लिए आप प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल माइनस। नेक्स्ट की आपके पास होती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पहले इतना अच्छा काम ये नहीं करता था कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस, तो इसलिए जो पुराने डिज़ाइनर्स हैं उनकी ये शॉर्टकट की आदत नहीं होती। तो दूसरा तरीका है कि अगर आपको ऐसा मुश्किल लगे और अगर आप प्रीवियस वर्जन पे काम करेंगे, या इसी में भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आप माउस को छोड़ के कीबोर्ड पे आते हैं और फिर कंट्रोल प्लस या माइनस प्रेस करते हैं, तो आप क्या करें, आप सिंपल एक हाथ से ऑल्ट प्रेस करें कीबोर्ड का, और प्लस आपके माउस के पास एक व्हील होता है, उसको अपवर्ड डायरेक्शन में घुमाएं। जो भी पार्ट आपको जूम करके देखना है, सपोज ये छोटा वाला स्टार मुझे जूम करके देखना है, तो मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा, अपना माउस कर्सर मैं इस जगह पे रखूँगा और माउस व्हील को ऊपर की तरफ घुमाऊँगा, तो ये इस पार्ट को जूम करके मुझे दिखा देगा। और ऑल्ट छोड़ेंगे तो ये नेविगेट करेगा अप डाउन, और लेफ़्ट राइट करना है तो आप कंट्रोल प्रेस करके जो माउस व्हील है उसको ऊपर नीचे घुमाएंगे, तो ये इस तरह से लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट नेविगेट कर सकता है। तीसरी की हमारे पास होती है, मैं यहाँ पर जूम आउट के लिए भी लिख देता हूँ कि जूम इन करने के लिए तो माउस व्हील अप, और सेम इसी तरह से आप माउस व्हील को ऑल्ट प्रेस करके नीचे की तरफ अगर घुमाएंगे, माउस व्हील डाउन करेंगे तो ये जूम आउट भी कर देगा। ओके, तो जहाँ कहीं भी आपको जो भी पार्ट जूम करना है वहाँ पे आपने माउस कर्सर रखा, कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, बस माउस कर्सर रखे और ऐसे जूम इन माउस व्हील को ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ घुमा के जूम आउट भी कर सकते हैं। थर्ड की जो मैं यूज़ करता हूँ वो ये है कि कंट्रोल प्लस स्पेस बार। इस की का फ़ायदा ये है कि आप इसको सिलेक्ट करते हैं और ये क्या करता है, ये जूम इन नहीं करेगा, आप सिंपल कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करेंगे तो जूम टूल बन जाएगा, और आप इससे जैसे भी आप विंडो सिलेक्शन बनाएंगे तो विंडो सिलेक्शन जो है वो इस तरह से ये अप्लाई कर देगा। लेकिन एक प्रॉब्लम होता है, मैंने अपना जो GPU है, सॉरी जो एनिमेटेड जूम है वो मैंने बंद किया हुआ है। अगर आपके पास GPU एक्टिवेटेड है, सो आप यहाँ से जाके परफॉर्मेंस में, यहाँ पे आपका GPU परफॉर्मेंस इनेबल्ड होगी। मैंने जो है वो मेरा जो ग्राफिक कार्ड है शायद वो इस नए वाले वर्जन को सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरा पुराना ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। तो अगर आपके पास ये GPU जो है वो एक्टिवेटेड है तो यहाँ पे एनिमेटेड जूम जो है वो एक नया फीचर इन्होंने ऐड किया है एडोबी ने, तो उससे फिर आपको कंट्रोल स्पेस प्रेस करके लेफ्ट और राइट मूव करते हुए जूम इन जूम आउट करेगा। लेकिन अगर वो किसी कंप्यूटर में एक्टिवेटेड भी होता है तो भी मैं उसको बंद करके यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है विंडो सिलेक्शन बनाने की। तो मैं कंट्रोल एंड स्पेस बार प्रेस करता हूँ और मुझे जो पार्ट अपने जो आर्ट वर्क है उसका जूम करके देखना है, सो मैं उसकी ऐसे विंडो सिलेक्शन बना के और छोड़ देता हूँ, तो उतना पार्ट वो मुझे जूम करके दे देता है जितना पार्ट मुझे दरकार है। जूम आउट करने के लिए इसकी की थोड़ी अजीब सी है, तो मैं ये यूज़ नहीं करता हूँ।
जैसे मैंने आपको बताया एक आदत आपकी होनी चाहिए, तो मेरी जो आदत है वो इसकी नहीं है। मैं यहाँ से कंट्रोल ऑल्ट स्पेस बार, आपको की बता रहा हूँ, आपको आपकी मर्ज़ी है आप अगर इससे करना चाहें, क्योंकि 3 कीज़ कीबोर्ड की और एक फिर माउस की, तो बहुत एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो मैं जूम इन इस वाली की से करता हूँ और जूम आउट में कंट्रोल माइनस प्रेफर करता हूँ कि ये करें। ऑल्ट और माउस व्हील की मेरी आदत नहीं है। सो मैं यहाँ से जाके कंट्रोल माइनस से इसको जूम आउट कर लेता हूँ। जूम इन करना हो तो मैं कंट्रोल स्पेस बार होल्ड करके रखा और वो जगह, वो एरिया सेलेक्ट कर लिया जो मुझे जूम करके देखना है। उसके बाद ये जो हैंड टूल है जिससे मैं आपका जो ये जो डॉक्यूमेंट है इसको नेविगेट कर पा रहा हूँ बिना यहाँ से ये वाला टूल सेलेक्ट किए हुए, तो ये मैं कैसे कर रहा हूँ, यही हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है। ये मैं यूज़ कर रहा हूँ स्पेस बार। सिर्फ आप स्पेस बार प्रेस करेंगे कोई भी टूल सेलेक्ट करके, सिवाय टेक्स्ट टूल के, क्योंकि जब आप टेक्स्ट लिख रहे होते हैं तो स्पेस बार आपको पता है कि वो स्पेस देने के लिए होता है। तो मैं यहाँ पर कोई भी आप ऐसा टूल सेलेक्ट करें जो टेक्स्ट नहीं लिखता, तो आप स्पेस बार को होल्ड करेंगे तो ये कुछ देर के लिए, स्पेस बार जब तक आपने प्रेस करके रखा होगा तब तक के लिए सिर्फ ये हैंड टूल बना रहेगा, और क्लिक करके माउस व्हील से आप, सॉरी माउस व्हील कह रहा हूँ, माउस का जो नॉर्मल क्लिक होता है उससे मूव करके जो है वो हम इसको नेविगेट करवा सकते हैं। सो अब देखिए मेरा जो पेज है वो बहुत ज़्यादा जूम हो गया। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पूरा आर्ट बोर्ड है, आर्ट बोर्ड मैंने प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ कि आर्ट बोर्ड आपका जो पेज होता है जिसमें हम आर्ट वर्क बना रहे होते हैं, तो वो हमारा आर्ट बोर्ड होता है। तो मैंने क्या करना है, जिस आर्ट बोर्ड पे मैं लास्ट टाइम वर्क कर रहा हूँ या जो मेरा सिलेक्टेड आर्ट बोर्ड है उसको मैं स्क्रीन पे फिट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम की यूज़ करते हैं Ctrl+0, यानी कंट्रोल एंड ज़ीरो। ये ज़ीरो है तो मैं आगे ज़ीरो लिख रहा हूँ, वरना आप में से बहुत सारे लोग इसको ओ समझ लेते हैं। तो ये Ctrl+0 आपको प्रेस करना है, तो जो भी आपका सिलेक्टेड आर्ट बोर्ड होगा वो आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से फिट हो जाएगा। ये जो भी मेरा पेज एरिया है वो लाइक आपने बहुत ज़्यादा जूम कर दिया है, Ctrl+0 प्रेस कर दें, बहुत ज़्यादा जूम आउट कर दिया है, इतना दूर तक आप ले गए, तो देखिए सिलेक्टेड आर्ट बोर्ड कैसे पता चलता है, ये सिलेक्टेड है, अब ये सिलेक्टेड, आपको बॉर्डर फील हो रहा होगा इसके सराउंडिंग में, ये सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड है, अब ये सिलेक्टेड है, तो ये सिलेक्टेड है, तो मैं Ctrl+0 प्रेस करूँगा तो ये इसको जूम करके मुझे दे देगा, जूम कह रहा हूँ सॉरी, फिट करके मुझे ये दे देगा मेरी स्क्रीन पे। अच्छा नेक्स्ट, अगर अभी आपके सामने तीनों आर्ट बोर्ड्स मेरे पास बने हुए हैं, तो अगर आपको ये तीनों आर्ट बोर्ड चाहिए तो आप यहाँ से Ctrl+Alt+0 ये आप प्रेस करेंगे तो आपके पास जितने भी आर्ट बोर्ड्स बने हुए हैं Ctrl+Alt+0, तो वो सब आपकी पेज की स्क्रीन पे फिट हो जाएंगे। सो ये हमारे पास कुछ नेविगेशन होती हैं। अच्छा यहाँ पे मैं आपको 2 बोनस फीचर्स और बताना चाहता हूँ इलस्ट्रेटर के। फर्स्ट वन इज़ ट्रिम व्यू, ये नया ऐड हुआ है, ये मैंने पहली मर्तबा इसी वर्जन में यूज़ किया है। 2018 का मुझे नहीं पता, और 17 में ये नहीं है, ना 15 में है और ना उससे प्रीवियस वर्जन में, तो मुझे 18 का कंफर्म नहीं है, लेकिन 19 में मैंने पहली मर्तबा यूज़ किया है। तो ये 2 व्यूज़ हमें यहाँ पर मिलते हैं। एक और पिक्सल व्यू भी है, पिक्सल व्यू शायद प्रीवियस वर्जन में आपको मिल जाए, और इसके अलावा एक अच्छा व्यू यहाँ पे प्रेजेंटेशन व्यू जो है वो यहाँ पर दिया गया है। सो ट्रिम व्यू का क्या काम है, देखिए ट्रिम व्यू ये काम करता है कि सपोज़ हम जब काम कर रहे होते हैं कुछ चीज़ें हमने ऐसे बाहर भी रखी हुई होती हैं, मैं ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कर रहा हूँ, तो अगर आपको सिर्फ आपके आर्ट बोर्ड पे क्या बना हुआ है, सपोज़ आधी शेप मैंने यहाँ बनाई हुई है, आधी शेप मैंने यहाँ बनाई हुई है, तो सिर्फ अक्सर ऐसा होता है कि आप सिर्फ ये देखना चाहते हैं भाई मेरे आर्ट बोर्ड पे जब मैं पेज को एक्सपोर्ट करूँगा तो क्या नज़र आएगा, ये बाहर वाला कन्फ्यूजिंग होता है बहुत ज़्यादा। तो मैं चाहता हूँ कि ये बाहर वाला कुछ देर के लिए मुझे नज़र आना बंद हो जाए, बना रहेगा लेकिन नज़र नहीं आएगा कि एक्चुअल मेरा जो इस पेज का व्यू बन रहा है वो क्या बन रहा है। तो आप व्यू से जाके यहाँ से ट्रिम व्यू यूज़ कर सकते हैं। इसकी ये शॉर्टकट की नहीं है, ये मैंने खुद से असाइन की हुई है अपने काम करने के लिए। तो आपके पास शायद यहाँ पे कोई की नहीं आ रही होगी, इन तीनों के लिए ही कोई की नहीं है। सो मैं यहाँ से ट्रिम व्यू को देखता हूँ, ये वाली पिक्सल प्रीव्यू की शायद आपको की मिल जाए, बट ट्रिम व्यू की कोई की नहीं है, ये मैंने खुद से असाइन की हुई है। तो मैं जैसे ही ट्रिम व्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो भी आपके पेज के अलावा एक्स्ट्रा मटेरियल था वो सब ये हाइड कर देगा। आपको दोबारा से चाहिए ट्रिम व्यू बंद कर दें, वो सारा मटेरियल आपको दोबारा से वापस मिल जाएगा। सेम इसी तरह से प्रेजेंटेशन मोड यहाँ पर दिया गया है, व्यू में जाके प्रेजेंटेशन मोड की भी ये की नहीं है, ये मैंने खुद से असाइन की हुई है कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जाके।
तो मैं यहाँ से प्रेजेंटेशन मोड पे जाता हूँ और सपोज़ ये वाला व्यू मुझे देखना है कि भाई ये सारा जो टूल्स मुझे नज़र आ रहे हैं, साइड पैनल्स और टूल बार, ये सब हाइड हो जाए और सिर्फ मेरा जो पेज है वो कैसा नज़र आएगा। जैसे आप लाइक पावर पॉइंट का भी आपने यूज़ किया हो, तो पावर पॉइंट में जब प्रेजेंटेशन हम शो करते हैं तो वो पूरी स्क्रीन पे नज़र आ रही है। तो सेम इसी तरह से अगर मुझे अपना डॉक्यूमेंट देखना है तो मैं यहाँ से प्रेजेंटेशन मोड पे जाके सिलेक्ट कर लूँगा। सो दिस इज़ प्रेजेंटेशन मोड। इससे बाहर जाना है आपको तो आप एस्केप की प्रेस कर दें, आप यहाँ से बाहर चले जाएंगे। सेम इसी तरह से यहाँ पर आपको पिक्सल व्यू दिया गया है। पिक्सल व्यू की शॉर्टकट की यही होती है जो यहाँ दी हुई है, मैंने असाइन नहीं की हुई खुद से क्योंकि मुझे इसका काम नहीं होता। तो पिक्सल व्यू क्या करता है, देखिए जब मैं जूम करता हूँ, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था एडोबी इलस्ट्रेटर की कि ये वेक्टर सॉफ्टवेयर, इसमें आपको पिक्सल्स नज़र नहीं आते। लेकिन एक वक्त आता है जब पिक्सल नज़र आते हैं, जब हम इस पिक्चर को एक्सपोर्ट कर देते हैं जैपेग की फॉर्म में, तो उस वक्त कितनी रेजोल्यूशन पे कितने पिक्सल्स नज़र आएंगे वो हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको हेल्प करता है पिक्सल प्रीव्यू। तो पिक्सल प्रीव्यू आपको दिखाएगा कि आपने जो है वो जब आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो इतनी पिक्सेलेट हो जाएगी, इतना जो है वो पिक्सल्स नज़र आएंगे। तो जूम करके आप कहीं पर भी देखेंगे। एक्चुअल में ये रेस्टराइज नहीं हो गई इमेजेस, रेस्टराइज करने का अलग तरीका होता है। ये सिर्फ आपको वेक्टर से रेस्टर व्यू पे ले जाके दिखा रहा है कि जब आप इस पिक्चर को एक्सपोर्ट करेंगे तो मैक्सिमम जो है वो इतने पिक्सल्स आपको नज़र आ सकते हैं। सो मैं यहाँ से इसका पिक्सल प्रीव्यू बंद कर देता हूँ, तो ये दोबारा से नॉर्मल आपका वेक्टर व्यू दिखाने लगेगा। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, नेविगेशन से रिलेटेड ही समझ लें उसको, विच इज़ ट्रांसपेरेंसी ग्रिड्स। ट्रांसपेरेंसी ग्रिड्स क्या होती हैं? देखें, बहुत सारे लोग समझते हैं कि फ़ोटोशॉप की तरह इलस्ट्रेटर में भी जो पेज होता है इसका वाइट कलर होता है, लेकिन एक्चुअल में ये पेज जो है वो किसी कलर का नहीं है। अगर आपको एक कलर चाहिए भी तो आपको इसकी जगह पे एक डब्बा लगाना पड़ेगा, एक बॉक्स लगाना पड़ेगा और फिर उसमें आपको कलर फिल करना पड़ेगा। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर कहाँ पर ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स हैं और कहाँ पर वाइट कलर है, कहाँ पर जो भी कलर्स हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स कहाँ हैं। तो मैं व्यू में जाता हूँ और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है शो ट्रांसपेरेंसी ग्रिड्स। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+D। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ पर कलर फिल किया हुआ है, कहाँ पर वाइट कलर का बॉक्स है और कहाँ पर वाइट कलर का बॉक्स नहीं है। तो अगर आपको कोई कलर चाहिए तो आपको खुद से बनाना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा। सो ये होती है नेविगेशन। इसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको कभी डॉक्यूमेंट को जूम करके यानी करीब जाके देखना होता है, कभी दूर से देखना होता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट और लास्ट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे प्लेस कंटेंट, कि आप इलस्ट्रेटर में जो कंटेंट है उसको प्लेस कैसे करते हैं। यानी कोई तस्वीर है या कोई आर्ट वर्क है वो आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो आप उसको दो तरह से प्लेस करते हैं, एक एम्बेडेड प्लेस होता है और एक अनएम्बेडेड प्लेस होता है। तो पहले हम एम्बेडेड प्लेस करके देखेंगे, बल्कि मैं दोनों ही प्लेस कर दूंगा और फिर मैं एक को एम्बेडेड बनाऊंगा, एक को अनएम्बेडेड रखूंगा। तो मैंने यहाँ से दो पिक्चर्स सेलेक्ट करनी है। तो मैं सबसे पहले आपको जब पिक्चर प्लेस करनी है तो आप फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्लेस का। मैं यहाँ से प्लेस का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने दो पिक्चर्स सेलेक्ट कर लिए, दोनों पिक्चर्स मुझे यहाँ पर प्लेस करवानी है। सो मैं इसको प्लेस करवाता हूँ और ये देखिए मुझे दे रहा है, यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि 1/2, यानी मेरे पास दो तस्वीरें हैं जिसमें से पहली वाली ये है, एक मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक कर देते हैं तो जो उस पिक्चर का ओरिजिनल साइज़ होता है, मैं एक और बार क्लिक कर देता हूँ तो ये वाली पिक्चर बड़ी थी, ये छोटी थी, तो इसका जो ओरिजिनल साइज़ था ये उस साइज़ में आ गई और इसका जो ओरिजिनल साइज़ था ये उस साइज़ में आ गई। बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं दोबारा से प्लेस करवा रहा हूँ, फाइल में जाता हूँ, प्लेस करवाता हूँ। मैंने इन दोनों पिक्चर्स के लिए कोई जगह सोच के रखी हुई है, तो मैं यहाँ पर एक फ्रेम यानी इस डब्बे के अंदर अंदर ही बनाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ड्रैग कर दिया, तो ये पिक्चर यहाँ आ गई। यानी मैं इसको एक फ्रेम बता रहा हूँ कि मुझे भाई इतनी जगह में ये तस्वीर चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको भी एक जगह दे देता हूँ। तो एक पिक्चर ये आ गई मेरे पास और एक पिक्चर ये आ गई। अब एम्बेडेड और अनएम्बेडेड में क्या फ़र्क है? अभी ये दोनों अनएम्बेडेड इमेजेस हैं। अनएम्बेडेड एम्बेड कैसे करते हैं? देखें, जिस पहचान क्या होती है, जिस पे क्रॉस बना हुआ आ रहा है या यहाँ साइड में आपको लिंक्ड फाइल या यहाँ ऊपर लिंक्ड फाइल आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये अभी अनएम्बेडेड फाइल है। ये भी अनएम्बेडेड है, ये भी अनएम्बेडेड है, क्योंकि इसमें क्रॉस बना हुआ नज़र आ रहा है, एक फ्रेम है। मतलब अभी इलस्ट्रेटर को नहीं पता कि इस तस्वीर में बना हुआ क्या है, बस उसके लिए एक फ्रेम है, उसके अंदर आपने कोई कंटेंट प्लेस किया हुआ है।
ऐसा कंटेंट जिसको इलस्ट्रेटर सपोर्ट करता है। सो अब मैं इसको कर देता हूँ एम्बेड करने के लिए अगर आप पुराना वर्जन यूज़ करें तो ऊपर आपको बटन मिलेगा, और अगर आप नया वर्जन यूज़ करें 2017, 18, 19, 20 तो उसमें आपको यहाँ साइड में प्रॉपर्टीज़ पैनल में यहाँ पे एम्बेड का बटन मिलेगा। तो मैं अब इसको एम्बेड कर देता हूँ। सो ये पिक्चर एम्बेडेड इमेज है, ये आपकी अनएम्बेडेड इमेज है। अब दोनों में फ़र्क क्या देखें, एम्बेडेड का भी अपने फ़ायदे और अनएम्बेडेड के भी अपने फ़ायदे हैं, नुकसान किसी का भी नहीं है, और समझ लें दोनों का ही नुकसान है और दोनों का ही फ़ायदा है। एम्बेडेड इमेज का फ़ायदा ये है कि ये पिक्चर जो है वो लिंक में नहीं है, जबकि अनएम्बेडेड इमेज जो है वो लिंक में मौजूद है। यानी ये इलस्ट्रेटर को नहीं पता इसमें क्या बना हुआ है, लेकिन उसको पता है तस्वीर कहाँ से आ रही है, क्योंकि एक लिंक्ड फाइल है। तो नुकसान ये है कि अगर ये सपोज़ मैंने तस्वीर जो है वो यहाँ से मैंने उठाई थी विच इज़ इमेज 2 जो कि अनएम्बेडेड है, अगर मैं सपोज़ इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ या मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, क्योंकि लिंक जो है वो इसके नाम की वजह से बना हुआ है। सो अगर मैं इसको यहाँ से इसका मैंने नाम चेंज कर दिया तो देखें इलस्ट्रेटर कहता है कि आपकी सम फाइल्स आर मिसिंग और मॉडिफाइड, यानी ये वाली फाइल जो है वो मिसिंग या मॉडिफाई हो गई है, आप दोबारा से मुझे बताएं कि वो फाइल कहाँ है ताकि हम उसको अपडेट कर सकें। सो अगर आपको अपडेट करनी है तो आप यहाँ से आके यस करके एंड रिप्लेस करके आप कहते हैं कि हमने इस पिक्चर का नाम मैंने क्योंकि चेंज कर दिया तो ये एम्बेड हो गया। अगर यही सेम केस मैं इस दूसरी वाली तस्वीर के साथ करता हूँ तो इस पर देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पिक्चर मैं एम्बेड कर चुका हूँ। इलस्ट्रेटर को पता है कि ये तस्वीर क्या है, कौन सी तस्वीर है, क्या बना हुआ है। इसका नाम भी मैं अगर चेंज कर देता हूँ तो इलस्ट्रेटर पे देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो कोई एरर आपको नहीं दे रहा, क्योंकि ये तस्वीर इलस्ट्रेटर की फ़ाइल के अंदर आ चुकी है, जगह ले चुकी है। ये इसने जगह नहीं ली है, ये सिर्फ लिंक की फॉर्म में आपको इलस्ट्रेटर दिखा रहा है कि एक जगह से ये फाइल आ रही है और वो यहाँ पर रखी गई है। सो दोनों के अपने फ़ायदे हैं। अगर बेसिकली आपके जो अगर एम्बेडेड इमेजेस हैं तो एम्बेडेड इमेजेस आपकी फ़ाइल का साइज़ बढ़ा देती हैं। जैसे आपकी अगर एक फ़ाइल KBs में बन रही थी और आपने उसमें 2 तस्वीरें एम्बेडेड इमेजेस डाल दी तो वो उसकी वो MBs में भी जा सकती है, 2 MB, 10 MB, 20 MB, 50 MB में भी जा सकती है। लेकिन अगर आपकी फ़ाइल अनएम्बेडेड है तो कोई ना कोई पिक्चर स्पेस ले रही होती है, उसका जो लिंक होता है वो स्पेस ले रहा होगा, लेकिन एम्बेडेड इमेजेस के मुकाबले में कम स्पेस ले रहा होता है। तो ऐसा समझ लें कि अगर आपके पास 2-3 तस्वीरें तो आप एम्बेडेड करके रखें तो बेहतर है, वरना अगर आपके पास ज़्यादा पिक्चर्स हैं तो फिर आप अनएम्बेडेड रखें। लेकिन फिर उसमें आपको ख्याल ही रखना पड़ेगा कि जैसे मैंने यहाँ पे आर्ट वर्क वाली फ़ाइल सेव की हुई है तो इस पूरे फोल्डर को उठा के, यहाँ पे एसेट्स का फोल्डर है, ये एसेट्स का फोल्डर उठा के मैं कहीं भी ले जाऊँगा। अगर आप सिर्फ फाइल लेकर जाते हैं इलस्ट्रेटर की तो उसमें ये तस्वीरें आपको नहीं मिलेंगी अगर वो अनएम्बेडेड आपने रखी हुई हैं। क्योंकि सपोज़ अगर तस्वीरें मेरे डेस्कटॉप से आ रही हैं और मैं सिर्फ इलस्ट्रेटर की फ़ाइल सेव करके ले जाता हूँ किसी के पास या किसी दूसरे कंप्यूटर में, तो वो मेरे कंप्यूटर के जिस पे मैंने वो फ़ाइल बनाई थी, सपोज़ मैंने मेरे पर्सनल लैपटॉप के डेस्कटॉप पे वो रखी हुई है, लेकिन मैं कहीं और किसी ऑफिस में जाके उस फाइल पे काम कर रहा हूँ, तो वो फाइल उस कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे नहीं होगी। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि आपकी फ़ाइल्स आपको अगर अनएम्बेडेड फाइल्स हैं तो फाइल्स भी, वो पिक्चर्स भी आपको साथ ले जानी पड़ती हैं। तो अनएम्बेडेड से एम्बेडेड करने का तरीका बहुत आसान है। आप सिंपल सेलेक्ट करें और यहाँ से एम्बेड के ऑप्शन पे क्लिक कर दें तो आपकी फ़ाइल एम्बेड हो चुकी है। मैं यहाँ पे नाम चेंज कर दूँ या मैं इवन इसको डिलीट भी कर दूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो मैं इसको कर देता हूँ वापस से इमेज 1 और इसी तरह से मैं इसको कर देता हूँ इमेज 2। तो ये दोनों पिक्चर्स के नाम मैंने एडजस्ट कर दिए, बट यहाँ पर इन फाइल्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अब ये दोनों एम्बेडेड इमेजेस बन चुकी हैं। सो आज के लिए इतना ही। सो ये थी आज की क्लास। होप आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो लाइक कर दीजिएगा और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उसके बराबर में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस करके और ऑल का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे जो नई मैं वीडियोस अपलोड करूं उनके नोटिफिकेशंस मिल जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।